डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लासेज में। और मैं यहां पे पॉलिटिकल साइंस के बीए फर्स्ट ईयर के लेक्चर हैं वो पढ़ा रहा हूं। तो अब अगर आप फर्स्ट बार हैं तो ये अपना 8 लेसन है जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता की अवधारणा, पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर का 8 लेसन, और ये 8 लेसन का थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। 8 लेसन का थर्ड पार्ट है, तो इसलिए आपको इस लेसन को अच्छे से समझना है। तो इसके 2 पार्ट ऑलरेडी बन गए हैं, वो आप देख सकते हैं इस चैनल पे, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आगे थर्ड पार्ट। और आज जो अपना थर्ड पार्ट है वो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे पहले नोट कर लिया है, ठीक है ना। वो है स्वतंत्रता के विविध रूप। स्वतंत्रता के विविध रूप यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, एक बार तो ये समझ लीजिए। रूप का मतलब किस प्रकार की हो सकती है, ये रूप के बारे में है, ठीक है ना, यानी इसके प्रकार ही हैं। तो पहला हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्राथमिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। प्राथमिक स्वतंत्रता क्या है? वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता के बारे में पहले ही मैंने समझा दिया है कि स्वतंत्रता क्या है। वो फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। स्वतंत्रता के 2 पहलू बताए थे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, इनके बारे में समझे थे। इसके उपरांत जो सेकंड पार्ट था अपना, उस सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि मार्क्सवादी धारणा है वह स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार रखती है, यानी स्वतंत्रता के संदर्भ में मार्क्सवादी विचारधारा है, वो अपना सेकेंड वीडियो था। और ये आज का थर्ड वीडियो है, वो स्वतंत्रता की विविध रूप के ऊपर हम चर्चा करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट लाइक है तो आप पेन और कॉपी साथ में रखें। तो देख लीजिए, वापस टॉपिक पे आते हैं। प्राथमिक स्वतंत्रता। प्राथमिक स्वतंत्रता का यहाँ पे समझना है कि व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र होता है, तो इस दौरान उसे जो प्राप्त होती है स्वतंत्रता, वो क्या होगी? प्राथमिक स्वतंत्रता हो गई, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे एक तरह से और अच्छे से समझ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति की देन है और मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है। यानी इस धारणा, यानी इस प्राथमिक स्वतंत्रता को समझे तो इसके अकॉर्डिंग विचार क्या आएगा अपने दिमाग में कि स्वतंत्रता है वो प्रकृति की देन है। स्वतंत्रता प्रकृति की देन है, और फिर ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता प्रकृति की देन है, तो मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है। तो यहाँ पे एक आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्रता प्रकृति की देन है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, स्वतंत्रता है वो प्रकृति की देन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये समझते हैं कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है। और इसी विचार को यहाँ पे आगे हम व्यक्त करते हुए रूसो के विचार को यहाँ पे समझ रहे हैं, यानी रूसो के विचारों को यहाँ पे हम इस बारे में, यानी प्राथमिक स्वतंत्रता के बारे में वो क्या विचार रखे हैं या क्या विचार दिए हैं वो हम समझ रहे हैं। तो देखिए, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है। रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और लेकिन इसके उपरांत वह अनेक अलग अलग बंधनों में जकड़ जाता है। तो ये रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु वह स्वतंत्र न होकर के स्वतंत्र बंधनों में बंधा हो जाता है। आपने भी ये नोट किया होगा कि जब कोई भी जन्म लेता है तो वो उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं होती, वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। लेकिन समय के अकॉर्डिंग वह जब बढ़ता है, आगे बड़ा होता है, समाज में जाता है, राज्य के अंदर उसकी जिस तरह से आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, उसी अकॉर्डिंग उसके ऊपर बहुत सारे बंधन, कर्तव्य, इस तरह की जिम्मेदारियां आने से वह अपने आप को चारों ओर से झगड़ा हुआ महसूस करता है। ये जो बात है वो रूसो ने कही है, ठीक है ना। तो एक तरह से प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र है, यानी प्राथमिक स्वतंत्रता कहेंगे। तो यहाँ पे वही बात दोहरा रहा हूँ, प्राथमिक स्वतंत्रता क्या है, इसको एक और अच्छे से एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। प्राकृतिक स्वतंत्रता का आशय मनुष्य की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति। दूसरा हम क्या करेंगे, समझेंगे कि मनुष्य की ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये 2
मैंने यहाँ पे पॉइंट के साथ 2 वर्ड लिख दिए, लाइन लिख दी है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्राथमिक स्वतंत्रता क्या है। ठीक है ना। तो देख लीजिए, स्वतंत्रता प्रकृति की देन है। ये जो विचार है, इस विचार के अकॉर्डिंग हम जो स्वतंत्रता का जो रूप देखते वो क्या होगा, प्राथमिक स्वतंत्रता। ठीक है ना। नेचुरल जो लिबर्टी, फ्रीडम हमें प्राप्त होता है, उसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं प्राथमिक स्वतंत्रता के तौर पे। तो इसकी अकॉर्डिंग या इसको हम देखें तो इसको और अलग से परिभाषित कैसे करेंगे कि मनुष्यों की अपने इच्छा अनुसार कार्य करने की जो शक्ति है, मनुष्य की अपने इच्छा अनुसार कार्य करने की जो शक्ति है, वही क्या कहलाती है, प्राथमिक स्वतंत्रता। ठीक है ना। इसको प्राकृतिक स्वतंत्रता के समान भी माने, क्योंकि दोनों एक ही है, यानी प्रकृति के द्वारा उसको ये दी जा रही है, प्रकृति की ये देन है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है। ठीक है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला, आपको ध्यान रखना है सिर्फ, क्योंकि ये इसके जो अलग अलग ग्रुप हैं वो आपको यहाँ पे कंटिन्यू समझना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, तो ध्यान रखिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यहाँ पे सीधा ये पहलू समझना है कि एक व्यक्ति जिसकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, वह क्या खाता है, क्या पीता है, किसके साथ किस तरह के संबंध रखता है, या क्या धर्म अपनाता है, ठीक है ना, दूसरों के या परिवार के साथ उसके किस तरह के संबंध हैं, तो उसको लेकर वह अपने लिए स्वतंत्र होता है। वह किसी बंदिश में ये काम नहीं करेगा, यानी व्यक्ति के लिए कुछ पर्सनल, उसकी कुछ पर्सनल चीज़ें होती है जिसको वो खुद मेंटेन करता है, कुछ थिंग्स होती हैं। तो इसी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब पर्सनल इशू, अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए व्यक्ति के पास जो स्वतंत्रता होती है, वो अपने पर्सनल चीज़ों के लिए या अपने पर्सनल व्यवहार के लिए किसी के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है, वह स्वतंत्र होता है। तो यही पर्सनल स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक रूप को मैं यहाँ पे दो बार समझाऊंगा, ताकि आपको दोबारा ये टॉपिक, ये वीडियो एक बार मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़े और सीधा एग्जाम में बहुत अच्छे से आप लिख पाओ। इसको और लिख दीजिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है। इसका तात्पर्य है व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उनके ही अस्तित्व से हो, यानी व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों पर किसी और का प्रतिबंध नहीं होता है। समझ गए होंगे। इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यों में, अब ये समझ लीजिए कि व्यक्तिगत कार्य क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया भी था, वापस देख लीजिए। भोजन, वस्त्र, धर्म, पारिवारिक जीवन को सम्मिलित किया जा सकता है। ये जो चीज़ें हैं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर आती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक लाइन के तौर पे लिख दें, व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो यहाँ पे समझ जाना है, मैंने एक ही लाइन में इसको समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है। व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो इस तरह से उसको ये जो पावर है, जो शक्ति है, वो हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है ना। जो उसको खाना पीना रहना है, जो भी उसका उसको खुद को डिसाइड करना है, वो अपने लिए, कोई कहता है ना कि मेरे पर्सनल मैटर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना, या कोई ऐसे कहता है कि उसकी व्यक्तिगत मामलों में हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, वो उसके पर्सनल इश्यू को लेकर वो खुद देख सकता है। तो ये जब आती है बात अपने ऊपर के कोई पर्सनल चीज़ें या उसकी खुद की बात है, तो ये जब जैसे कोई कहीं आपने सुना होगा, बार बार ये आता है कि ये व्यक्तिगत मामला है, तो वो चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रही है कि उस व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तो वो उसके ऊपर किसी और का नियंत्रण नहीं होता है। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है। अपनी पर्सनल व्यक्ति की जो लाइफ है उसको, उसके कार्यों के संदर्भ में जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, नागरिक स्वतंत्रता को समझ लीजिए। नागरिक स्वतंत्रता क्या है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, राज्य के व्यक्ति को राज्य के अंदर व्यक्ति को सदस्यता प्राप्त है या प्राप्ति है, प्राप्त ही समझ लीजिए, ठीक है ना। यानी
ये बहुत ही इजी एक विविध रूप के तौर पे बताया कि नागरिक स्वतंत्रता क्या है। एक व्यक्ति जो मतलब नागरिक है जो राज्य में रह रहा है, तो उस नाते राज्य के द्वारा व्यक्ति या उसको नागरिक समझे तो नागरिक को एक नागरिकता दी जाती है कि वह उस राज्य का सदस्य है। तो उस नाते उसे जो नागरिकता दी जाती है वही नागरिक स्वतंत्रता का एक उदाहरण समझा जाए। ठीक है ना। इसको यहाँ पे अपने और अच्छे से समझ लेने के लिए और तरह से देख लीजिए। जैसे कि एक तो हम समझ लेते हैं भारत का कोई नागरिक है, ठीक है ना, और एक कोई विदेशी बाहर से घूमने आया है अपने यहाँ पे, जैसे अमेरिका आया कोई है, तो आपको ये समझना है कि जो बाहर से आता है उनके लिए वीज़ा बना होता है। ठीक है ना। तो ये वीज़ा क्यों है? क्योंकि वह अपने इस देश का नागरिक नहीं है, तो इस नाते उसके और यहाँ रहने वाले नागरिकों के बीच बहुत सारा डिफरेंसेज होता है। यहाँ जो अपने यहाँ पे रह रहे नागरिक या जो व्यक्ति हैं उसको और बाहर वाले व्यक्ति जो यहाँ पे आ रहा है, दोनों की नागरिकता को देखें तो यहाँ का जो नागरिक होगा जिसको राज्य की भारत की खुद की नागरिकता उसे प्राप्त है, तो इसलिए वह अपने राज्य में अपनी स्वतंत्रता का बखूबी पालन कर सकता है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि ये बता रहा हूँ कि दोनों में ये फ़र्क है कि एक तो नागरिक होने के नाते उसे अपने राज्य में पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है। ठीक है ना। अपने कार्यों को लेकर, अपने विचारों को लेकर, अपने राज्य के अंदर कार्यों को लेकर वह जो योगदान दे रहा है। दूसरा जो बाहर से आ रहा है उसको इसी तरह की स्वतंत्रता नहीं मिलती, दोनों एक तरह के नहीं होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति उस राज्य का है उसके तौर पे उसको जो नागरिकता मिलती है वह बाहर वाले को नहीं मिलती है। तो इस हक पे वह अपने राज्य के लिए एक तरह से स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित कर सकता है। इसको और एक रिपीट के तौर पे देख लीजिए। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति की उन स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति समाज का सदस्य या राज्य का सदस्य होने के नाते उसे प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना, अतः स्वभाव से वह स्वतंत्र, असीमित और निरंकुश नहीं हो सकता है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखें कि नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है। जो राज्य हैं वह वहाँ उसके राज्य के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो ध्यान रखना है क्योंकि यह इस वजह से होता है कि राज्य के अंदर सभी व्यक्ति एक तरह से इक्वलिटी हो, सभी को समान अवसर प्राप्त हो, अपने अधिकार हैं उनको प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे एक तरह से इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति जो उस राज्य के अंदर रह रहा है जन्म से, तो उसको नागरिकता प्राप्त होती है। तो इस नागरिकता के तौर पे उसे उसके राज्य के द्वारा आगे बढ़ने के, दूसरों की तरह उसे भी समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, साथ ही साथ अधिकार प्रदान करने के लिए नागरिकता दी जाती है। क्योंकि एक तो अपने यहाँ का ही एक व्यक्ति है, एक वो बाहर से आ रहा है, तो दोनों के अधिकारों में फ़र्क होता है। तो इस तरह से नागरिकता का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व हो जाता है। जो उस राज्य के अंतर्गत उसे प्राप्त होती हैं वह उसे छीनी नहीं जा सकती हैं। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, जब तक वह अपने देश के हित में कार्य करे। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब है राज्य के अंदर रहते हुए व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है और इसके तौर पे वो अपने राज्य में अपने जीवन का विकास करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है और अपनी कह सकते हैं कि जो जीवन है जो अपने परिवार के सदस्यों का है उसके साथ मिलकर अपना विकास कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये भी कहा गया है कि इस तरह से व्यक्ति को पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर ऐसा करे तो वो व्यक्ति है दूसरों की स्वतंत्रता का हनन कर सकता है। वो क्या, मैं तो स्वतंत्र, मैं इस राज्य का नागरिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसा थोड़ी है कि वह बाहर से आने वाले नागरिकों को परेशान करेगा, ऐसा नहीं है। राज्य के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति को अपने मर्यादा में रहना होता है, मतलब उसके ऊपर भी कुछ नियंत्रण होते हैं और वह उचित रूप में होते हैं ताकि उसके द्वारा कार्यों का किसी दूसरे के ऊपर विपरीत प्रभाव न हो, इसका ध्यान रखा जाता है राज्य के द्वारा। और इस तरह से व्यक्ति को राज्य के द्वारा जो स्वतंत्रता दी जाती है वह उसके और राज्य दोनों के हित के लिए दी जा रही व्यवस्था होती है।
नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं वापस आपको इंडिकेट करवाना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता, इसमें जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दोनों मतलब इसमें फ़र्क क्या है। तो एक बार मैं राजनीतिक स्वतंत्रता को समझा देता हूँ, इसके बाद तीनों को वापस इस शॉर्ट में बता दूंगा कि क्यों किस तरह से ये तीनों एक तरह से अलग है स्वतंत्रता के रूप, ठीक है ना। राजनीतिक स्वतंत्रता, तो इसको समझना है राज्यों के कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता। राज्य के कार्य, तो देख लीजिए राज्य के कार्य क्या है, जैसे मैं वापस आपको इंडिकेट करवाना चाहूँगा। तो ध्यान रखना है कि नागरिक स्वतंत्रता के बाद हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राज्यों के कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता ही एक तरह से व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, उसका ये अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता। जैसे समझ लीजिए एक व्यक्ति है जो एलिजिबल हो गया वोट देने के लिए, ठीक है ना, वो वोट करता है। और दूसरे एक व्यक्ति को मान लीजिए जो लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हैं, तब वो चुनाव लड़ सकता है, राज्य के अंदर उसकी हिस्सेदारी में कार्य कर सकता है वो। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति योग्य है, शिक्षित है, उसके पास डिग्री है, तो वह सार्वजनिक पद यानी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना, और राष्ट्र के सेवा के तौर पे अपनी सेवा दे सकता है। तो ये कार्य राज्य के अंदर व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये कब किए जाएंगे, जब व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। समझ गए होंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राज्य के कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। अब इसको यहाँ पे एक तरह से वापस रिपीट के तौर पे देख लीजिए। अपने राज्य के कार्यों में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता की जाएगी। सक्रिय रूप में भाग लेने की यहाँ पे वापस इंडिकेट करवाना चाहूँगा। सक्रिय रूप में भाग लेने की स्वतंत्रता है, वो क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता है। तो इसके बारे में लॉस्की ने जो विचार दिया है वो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि उनके द्वारा ये जो विचार है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, तो इसको यहाँ पे नोट करना चाहूँगा। राज्य के कार्य में सक्रिय भाग लेने की शक्ति, राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने की जो स्वतंत्रता है वो क्या कहलाएगी, राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये जो विचार दिया है वो लॉस्की ने दिया है, और ये विचार किस स्वतंत्रता के रूप से संबंधित है, राजनीतिक स्वतंत्रता से। तो लॉस्की ये कह रहा है कि राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने की जो स्वतंत्रता होती है व्यक्ति के पास, वह राजनीतिक स्वतंत्रता है। तो ये जैसे मैंने बताया था कि राज्य के कार्य क्या हैं, यहाँ पे ये बार बार रिपीट आ रहा है कि राज्य के कार्य क्या है। तो आपको ध्यान देना, राज्य के कार्य जैसे मतदान हो गया, मतदान करना, सार्वजनिक पद प्राप्त करना, ठीक है ना। जैसे मैं कार्य है उसको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार के कार्यों की आलोचना, ठीक है, और साथ ही साथ अपनी योग्यता के अनुसार, या मैं इसको इसके साथ ही संदर्भ करना, कार्य की लिस्ट बहुत है, मैं अभी कुछ एक हैं जो आपको यहाँ पे हाईलाइट बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि राज्य की क्या कार्य है, राज्य के अंतर्गत जो व्यक्ति करता है, जिसके तौर पे हम समझ सकते हैं कि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो देख लीजिए, मतदान, तो
व्यक्ति को जब नागरिकता प्राप्त है तो वो उसमें रहते हुए अपने राज्य में मतदान कर सकता है। जैसे आप अगर पहले की बात देखें, देश आज़ाद होने के पहले की, ठीक है ना, तो उस समय क्या था कि कुछ पढ़े लिखे लोग ही थे जो क्या कर सकते थे, मतदान कर सकते थे। जैसे वर्तमान में क्या है, हर कोई जो वयस्क हो जाता है 18 ईयर्स का, तो उसे मतदान का अधिकार होता है। लेकिन ये पहले नहीं था, पहले कुछ गिने चुने या पढ़े लिखे व्यक्तियों को ही मतदान दिया जाता था, ठीक है ना। और कई कई देशों में ऐसी व्यवस्था थी कि नागरिक ही मतदान कर सकते थे। बच्चों कह सकते हैं कि कुछ अयोग्य उनको मतदान नहीं दिया जाता था। तो इस वजह पे ध्यान रखना है कि वर्तमान में व्यक्ति को उस 18 वर्ष होते ही उसे मतदान का अधिकार दिया जाता है। ये भारत में डिसाइड किया गया 18 ईयर्स। तो ये जो इसी कार्य है, इसके तौर पे वह राजनीति या राज्य में कार्य कर रहा है, यानी मतदान दे रहा है, तो उसे ये राजनीतिक स्वतंत्रता कहेंगे। यानी राजनीति में वह सक्रिय है, अपने तौर पे वह किसी को भी सुन सकता है। सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है ना, जैसे वह इलेक्शन के योग्य है तो इलेक्शन लड़ सकता है, सार्वजनिक पद प्राप्त कर सकता है। तो ये कैसे संभव हुआ, उस व्यक्ति को राजनीतिक तौर पे स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही साथ सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, ये सरकार सही से काम, पिछली बार सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही थी, ये सरकार सही काम नहीं कर रही है, इसकी योजना सही नहीं है, ये एक तरह से सालकुशी सरकार है, ऐसे बहुत से हम कमेंट करते हैं। तो ये आलोचना करते हैं और फिर सरकार के संदर्भ में हम जाके उनके सामने अपने प्रश्न करते हैं और सरकार इसके उत्तर देती है। तो ये कैसे संभव है, ये कैसे हम ऐसे कर पाते हैं कि राज्य का सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं फिर सरकार सही रूप से कार्य करे। तो ऐसा कब संभव है, जब किसी देश में वहाँ के नागरिक को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो इस तरह से आपको समझना है कि राज्य के कार्य ये हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग लेता है, तो यही है राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। धार्मिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में हो गया। अब आर्थिक, वैसे ये मैं बताने से पहले एक बार ये बताना चाहूँगी, जैसे मैंने कहा था कि तीनों में अगर प्रश्न आ जाए कैसे समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखना है एज ए बोर्ड, तो देख लीजिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति अपने पर्सनल चीज़ों को लेकर, अपने पर्सनल मैटर को लेकर स्वतंत्र है। कोई इसके कार्यों पर नियंत्रण नहीं कर सकता। वह क्या खाएगा, पिएगा, कौन सा धर्म अपनाएगा, परिवार के कैसा संबंध रखेगा, तो इस मामले में कोई उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता। तो ये हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी संविधान में भी इसे अधिकार दिया गया, निजता का अधिकार, तो वो यहाँ पे इसको इंडिकेट करता है। तो इसमें फ़र्क क्या हो गया, नागरिक स्वतंत्रता तो व्यक्तिगत यानी उसको खुद को पर्सनल चीज़ों को लेकर उसे स्वतंत्रता दी गई है। और नागरिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि राज्य के अंदर वह रह रहा है तो इस तौर पे उसे नागरिकता दी जाती है, और ये नागरिकता होने के नाते वह अपने राज्य के संदर्भ में राज्य की सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकता है, राज्य उसको आगे बढ़ने के अवसर देगा। तो ये हो गया उसके पूर्ण विकास को लेकर, यानी पूर्ण विकास के लिए उसे नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन खुद की पर्सनल स्वतंत्रता मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब राज्य के कार्यों में भाग लेने के अधिकार को स्वतंत्रता कहेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा है कभी किसी को ये ऐसे कन्फ्यूजन होता है कि सिमिलर लगता है, तो कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो आपको ये समझना है ताकि बेहतर समझ में आए, तो आप अपना अच्छा प्रयास कर सके एग्जाम में लिखने का। अब नेक्स्ट हम आते हैं 5वें स्वतंत्रता के रूप पर, तो वो है आर्थिक स्वतंत्रता। तो ये मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट इसका रूप है, क्योंकि इसके आधार पे लगभग बाकी सभी व्यवस्थाएं हैं वो कार्य करती हैं। ये व्यवस्था है कहने का मतलब ये स्वतंत्रता के रूप है वो निर्भर है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना है। और साथ ही साथ जैसे मैं इसकी जितना शॉर्ट में हो सके इसको समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है, नोट कर रहा हूँ, तो आपको पेन और कॉपी साथ में रखनी है ताकि आपको इंपॉर्टेंट लगे, तो नोट करते रहें। तो देखिए आगे आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। आर्थिक स्वतंत्रता को हम कैसे समझेंगे, तो आपको ध्यान रखना है लॉस्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा और सुविधा प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने का, अपना जीवन यापन करने के लिए जो उसे कमाने की जरूरत होती है, तो वो मतलब जीविका हो गई इसकी, भरण पोषण की। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा और सुविधा प्राप्त हो। तो इसको नोट कर लेते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका प्राप्त करने, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका प्राप्त करने या कमाने का, ठीक है ना, प्राप्त यानी कमाने को हम यहाँ पे समझ रहे हैं, तो अपनी जीविका कमाने की समुचित, अपनी जीविका कमाने की, यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं वापिस, कमाने की समुचित सुरक्षा एवं सुविधा प्राप्त हो, तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। और आगे इसको समझ लें तो ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति को बेरोजगारी या अपर्याप्तता के निरंतर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए, जो कि अन्य किसी भी अपर्याप्तता की अपेक्षा व्यक्ति की समस्त शक्ति को बहुत अधिक आघात पहुंचाती है। तो यहाँ पे समझना है कि आर्थिक स्वतंत्रता को हम और कैसे अच्छे से समझ सके, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि ये एक राज्य में जैसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति और समुदाय रहते हैं, तो राज्य क्या करेगा, राज्य अपना प्रयास करेगा यथासंभव जितना हो सके वहाँ पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए, ठीक है ना। उनके आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक क्षेत्र को लेकर जितनी भी ज़रूरतें हैं उनकी भी ज़रूरतें पूरा करने के लिए वह कार्य करे और उनकी आर्थिक क्षेत्र में उसको सुरक्षा और सुविधा प्राप्त हो, ऐसे कार्य करे। तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि राज्य और क्या, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये भी होगा, यहाँ पे समझना है कि व्यक्ति को ये भय नहीं होना चाहिए कि मैं आगे जाके बेरोजगार हो जाऊंगा, आगे जाके बेरोजगार हो जाऊंगा या फिर मैं गरीब हो जाऊंगा, और भविष्य को लेकर उसके मन में ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरा क्या होगा, आज का मरा हो तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो ये जो डर है वह व्यक्ति के अंदर नहीं होंगे, तभी हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि ये आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात हो रही है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति समय के अकॉर्डिंग कर्तव्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन अगर उसे दुर्भाग्यवश काम नहीं मिले तो वो बेरोजगार होता है, तो उसे फिर भय रहेगा कि आगे जाके मेरा क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा और आगे दूसरों को या समाज में मैं क्या पोजीशन होगी। तो ये अगर बेरोजगार है तो जो भय रहता है, साथ ही साथ वो भविष्य को लेकर भी चिंतित होता है कि मेरी भविष्य की जो प्लानिंग वो कैसे पूरी होगी, क्योंकि जब कुछ अमीर वर्ग है तो बहुत अमीर हो जाते हैं और गरीब है तो गरीब ही रहेंगे। तो इस तरह से भेदभाव हो रहा है, व्यक्ति अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा तो ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पे ये है कि व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति है उसको अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा प्राप्त हो, सुविधा हो उसे आर्थिक क्षेत्र में, साथ ही साथ उसे बेरोजगारी और भविष्य को लेकर जो चिंता है उसे मुक्त रखा जाना चाहिए। इस तरह का वातावरण उस दिया जाना चाहिए उसे उस राज्य में। तो हम यहाँ पे आपको ये समझेंगे ये इस तरह की व्यवस्था होगी तो वो होगी आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, समझ गए होंगे। और इस पर ही बाकी सभी स्वतंत्रता डिपेंड होती है, इसको आगे और अच्छे से समझेंगे जब ये पूरा आ जाए। इसके बारे में और आगे देख लीजिए कि व्यक्ति को कल की आवश्यकताओं से मुक्त रखा जाना चाहिए। अगर वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाता है तभी देश के कर्तव्य पर ध्यान रहेगा, लेकिन अगर वह खुद के ही पेट भरने में कमा रहता है तो बाकी उसको अलग कार्य करने की वह सोच भी नहीं सकता। इसलिए राज्य के अंदर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता मिलनी अति आवश्यक है। नेक्स्ट हम आते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे राष्ट्रीय स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान के द्वारा उसे दिया गया है। तो इसी तरह प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्रता या स्वतंत्र होने का अधिकार है, और यही यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो समझ लीजिए यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर राष्ट्र स्वतंत्र है, क्योंकि कोई देश जैसे पहले गुलाम होता है किसी अदर देश का, तो इससे फिर क्या होता है उस राज्य में रह रहे लोग हैं वह भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाते। तो जिस तरह से राज्य के अंदर व्यक्ति
को स्वतंत्रता का अधिकार होता है, वे भी स्वतंत्रता के द्वारा व्यक्तित्व का विकास करते हैं। तो इसी तरह राज्य को भी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, वह स्वतंत्र होना चाहिए। अगर राज्य स्वतंत्र होगा तो उसकी जो प्रजा है, जो लोग हैं, वो और अच्छे से स्वतंत्र रूप में अपना विकास कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक परिवार है, अगर एक परिवार है जिसमें 7-8 सदस्य हैं, अगर वह परिवार ही किसी गुलामी कर्ज में डूबा है तो उसके अंदर जो उसके लोग हैं वो कैसे रहेंगे, कैसे विकास करेंगे? डरे सहमे रहेंगे और हमेशा पिसते रहेंगे। जबकि अगर उस परिवार पर किसी का नियंत्रण बोझ न हो, कोई इसके ऊपर कर्ज में ये परिवार न डूबा हो, तो उसके परिवार के जो लोग हैं वह हंसी खुशी रहेंगे और अपने आगे के भविष्य को लेकर नई नई योजना बनाएंगे और जो प्रगति है वो इस दौरान हो सकती है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता होना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र स्वतंत्र होगा तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब अन्य स्वतंत्रता वो सफल हो सकेगी। तो इसलिए ये बताना चाह रहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता एक इसका रूप है जिसके तहत यह कहा गया कि राष्ट्र स्वतंत्रता है तो प्रजा भी सकुशल स्वतंत्र रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ रहे हैं नैतिक स्वतंत्रता के ऊपर, ठीक है ना। नैतिक स्वतंत्रता क्या है, तो आपको ये समझना है कि नैतिक स्वतंत्रता समझने से पहले नैतिक क्या है, मतलब नैतिकता क्या है, ये आपको समझना पहले ज़रूरी है। तो एक शॉर्ट में हम ऐसे समझते हैं जैसे छोटे बच्चों को ये बताते हैं कि अच्छे कार्य करो, बड़ों की आज्ञा को मानो, ठीक है ना, और ऐसे कार्य करो जिससे दूसरों का भला हो, साथ साथ अपना भी हो, ठीक है ना। यानी उचित कार्य करना, अच्छी कार्य करना, तो वही क्या कहलाती है, नैतिकता। तो अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा इस टॉपिक यहाँ पे देखें, इस पॉइंट को, नैतिक स्वतंत्रता क्या है, तो इसको यहाँ पे समझना है। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उन मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखे। बिना लालच के अपनी सामाजिक जीवन है वह व्यतीत कर सके। क्योंकि अगर व्यक्ति नैतिकता के तौर पे यानी अच्छे कर्तव्य नहीं करेंगे, वह अपनी उसकी विकृति ही चेंज हो जाती है, तो वह बुरे कार्य करने में लगेगा और राज्य के लिए एक तरह से अवरोध का कार्य करेगा, जैसे अपराध वगैरह है या बुरे कर्तव्य जो करता है, तो उसमें फिर वो नैतिकता नहीं रह पाती। अगर वो नैतिकता के तौर नैतिक ही नहीं है, लोभ लालच में आ जाता है, चोरी वगैरह ऐसे करेगा, उसकी विकृति भंग हो जाती है, उसमें नैतिकता के कोई गुण ही नहीं है, तो वह एक अच्छे सामाजिक जीवन का लाभ नहीं ले सकता है। तो इसलिए नैतिकता का मतलब ये है कि उसके आदर से वो उच्च होने चाहिए, अपने कर्तव्यों को लेकर वह सजग होना चाहिए, उसकी मानसिकता है वो ब्रॉड होनी चाहिए, एक विकसित होनी चाहिए, और इस तरह से उसका सामाजिक जीवन भी अच्छा होगा। तो ये हम यहाँ पे समझते, इस तरह की जो व्यवस्था होगी वो है नैतिक स्वतंत्रता। इसको आगे समझें। कांट ने इसके बारे में अपने विचार दिए हैं और कहा है कि विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता होती है। विवेकपूर्ण इच्छा, विवेकपूर्ण इच्छा मतलब उसकी इच्छा भी है लेकिन एक तरह से विवेकशील है। उस जैसे कहते हैं ना कि सेंस है, या बिल्कुल कहते हैं कि कभी इसमें तो सेंस ही नहीं है, बिना सेंस का, यानी उसमें लक्षण नहीं है। तो जो अपने लक्षणों, यानी कहने का मतलब यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि विवेकपूर्ण का मतलब है कि ऐसी कार्य करना, ऐसी इच्छाएं हैं उसके कि जो देश हित, परिवार हित, अपने हित में कार्य कर सके, ठीक है ना। तो वो विवेकता कहलाती है, यानी अपने माइंड बुद्धि का उपयोग कर रहा है। और विवेक शून्य मतलब उसमें कोई नैतिकता ही नहीं है, उसके परिवार या देश के प्रति क्या कर्तव्य उसे ज्ञात ही नहीं है। तो उस तरह से यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि विवेकपूर्ण इच्छा कर्तव्य करने की नैतिकता है, नैतिक स्वतंत्रता। तो इस संदर्भ में और भी विचारक जो इस बात को समर्थन देते हैं वो है प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, बोसांके और कांट ने इस बात पर बल दिया है कि नैतिक स्वतंत्रता में ही व्यक्ति का विकास संभव है और इसके द्वारा ही व्यक्ति का
व्यक्तित्व का विकास होता है। यानी उसको व्यक्तित्व होने के नाते, व्यक्तित्व है लेकिन व्यक्तित्व एक अपने आप में एक बड़ा शब्द है, तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण कब होगा? जब उसमें नैतिक स्वतंत्रता हो, इसके ऊपर कोई दूसरा अपेक्ष नहीं लगाए, दूसरों इसके लोभ लालच के ऊपर अधिकार नहीं लगाए, क्योंकि वह स्वतंत्र है, अपनी नैतिकता के ऊपर वह स्वतंत्र, किसी का उसके ऊपर अपेक्ष नहीं है। तो इसी से ही व्यक्तित्व का, उनकी नैतिकता के साथ व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। तो ये हमने अभी पढ़े हैं स्वतंत्रता के रूप, विविध रूप के बारे में, जो मेरा मानना है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि नागरिक, जैसे हमने ये पढ़ा है अलग अलग स्वतंत्रता को, तो इसमें कुछ एक स्वतंत्रता का हाईलाइट यहाँ पे करेंगे जो एग्जाम में मोस्टली आता है। नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं हम वो है आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। तो देख लीजिए, ये इस तरह के, या मैं ये मानता हूँ कि ये इस तरह का मिला जुला प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर देखा जाता है या मिलता भी है। तो ये इसको यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि आर्थिक स्वतंत्रता एक बहुत मायने रखती है, राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को ये मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अपना पॉइंट क्या कह रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में, यानी व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है, यानी उसे राजनीतिक स्वतंत्रता मिल रही है तो वो कोई काम की नहीं है, ठीक है ना, यूजलेस कहेंगे, मतलब निरर्थक। तो यहाँ पे हमें आपको आर्थिक स्वतंत्रता के ऊपर बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके तौर पे, इसके मध्य या उसके होने से ही बाकी स्वतंत्रता का महत्व रहता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में वापस बता देता हूँ कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। और फिर ये समझते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता क्या है। फिर हम इसका एक तरह से क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और फिर समझेंगे क्या ये पॉइंट है वो सही कह रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता है वो राजनीति से इम्पोर्टेंट मायने रखती है। तो फिर देखिए, जैसे आपने जस्ट पढ़ा है, तो एक बार एक आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। जैसे मैंने बताया था, तो प्रयास कीजिए, अपने माइंड में रखिए कि क्या जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तो अपने विचार क्या हैं वो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, ठीक है ना। क्योंकि जब आपको ये अच्छे से समझ आएगा तभी हम कंपैरिजन अध्ययन कर सकते हैं, यानी दो चीज़ों के बारे में जब हमें अच्छे से प्राप्त नॉलेज हो तो उसका तुलनात्मक अध्ययन सफल होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता को शॉर्ट में हम समझते हैं क्योंकि पहले विस्तार से पढ़ लिया है। तो देखिए, राज्यों के कार्यों में भाग लेने की शक्ति या इसको अधिकार कहिए तो वो क्या होगी, राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। अब आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, जैसे हमने पहले इस पर इस विविध रूप के ऊपर चर्चा की है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर संभव क्षेत्र में यानी संपत्ति की अधिकाधिक समानता होनी चाहिए। या इसको यूँ कहें कि आर्थिक क्षेत्र में समानता हो, ठीक है ना। तो जैसे हमने पिछली ये जैसे पढ़ा है, तो मैंने बताने का ये प्रयास किया था कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये हो कि व्यक्ति को
बेरोजगारी का भय ना हो, तो मतलब उसके कमाने के लिए उस बेरोजगार ना होकर, यानी रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले उसको, वह अपने जीवन यापन के लिए जो जरूरत है उसकी उपलब्धि उसको हो सके। तो इस तरह से ये राज्य के अंदर उससे मिलना जरूरी है। तो ये यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि संपत्ति की अधिकाधिक समानता होनी चाहिए, यानी जो संपत्ति से व्यवस्था आदि संपत्ति, यानी एक तो पूंजीशील वर्ग हो जाता है और एक गरीब वर्ग, तो इस तरह का ज़्यादा भेदभाव राज्य में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का जो भेदभाव रहेगा तो राज्य की अव्यवस्था है वो भी एक तरह से डिसमिस रहेगी, मतलब गड़बड़ा जाएगी। तो राज्य के अंदर प्रयास ये रहना चाहिए कि संपत्ति की अधिकाधिक समानता होनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में जब समानता होगी तभी राज्य के लोगों में आर्थिक स्वतंत्रता पनप सकती है, बेरोजगारी का भय नहीं रहेगा, फ्यूचर को लेकर डर नहीं रहेगा, अपने का देश अपने हित के लिए कर्तव्य करते रहेंगे। ठीक है ना। तो ये तो मैंने अपनी समझा दिया कि राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता क्या है। अब इसको एक तुलनात्मक तौर पे हम देखें तो जैसे लॉस्की के कथन है उस पर हम बात करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं, मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है, मतलब मुझे रसगुल्ले खाने का अधिकार नहीं है, मलाई कोफ्ता खाने का अधिकार नहीं है, यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े। मतलब ये कहा गया कि अगर आप गुलाब जामुन खाएंगे, ठीक है ना, अगर आपको गुलाब जामुन खाना है तो दूसरों को सूखी रोटी तक नहीं मिलेगी। एक मिनट होल्ड कीजिए। तो अपने टॉपिक पे आते वापस। मैं ये बता रहा था कि एक तरह से राज्य में क्या है कि सभी को दाल रोटी बराबर मिले, लेकिन अगर एक को, यानी कह सकते कि मुझे अपने समझते इसके संदर्भ में, अगर मुझे स्वादिष्ट भोजन खाना है तो क्या होगा, मैं उसके हिस्से का भी लूँगा। क्या है, एक तो समझ लीजिए कि 10 रुपये में दोनों को बराबर खाना मिल रहा था, अगर एक को स्पेशल खाना है तो वो दूसरों के 10 रुपये हैं वो भी उससे मिलेंगे, यानी 20 रुपये होगा तभी उसका एक अच्छा खाना बनेगा। तो लॉस्की कह रहा है ये कदापि पसंद नहीं है कि मेरी वजह से दूसरों को खाना ही नसीब ना हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्यों इंडिकेट करा रहा हूँ कि इस तरह से भेदभाव हो जाता है, एक गरीबी व्यवस्था हो जाएगा, एक अमीरी वर्ग हो जाएगा। तो ये भेदभाव राज्य में नहीं रहना चाहिए। इस तरह की भेदभाव व्यवस्थाएं राज्य को एक गर्त की ओर ले जाती हैं। तो ये बात है वो लॉस्की ने कही है। तो इसके संदर्भ में राजनीतिक आर्थिक समानता के आधार पर मैं नेहरू जी का एक कथन लेना चाहूँगा। नेहरू ने इन दोनों की समानता के ऊपर बात की, यानी आर्थिक और राजनीतिक समानता की बात करें तो नेहरू जी ने कहा है, भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई महत्व नहीं। भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई महत्व नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये समझना है, इस एक ही लाइन में मैं आपको ये अच्छे से समझा सकता हूँ कि निरर्थक कैसे हो जाएगी राजनीतिक स्वतंत्रता। तो देख लीजिए, भूखे व्यक्ति, तो भूखा मतलब भूखा रहना, यानी आर्थिक भेदभाव। आर्थिक क्षेत्र में भले वो समानता हो या फिर स्वतंत्रता हो, ठीक है ना। तो भूखे रहना मतलब उसको पर्याप्त रूप में क्या है, पर्याप्त रूप में उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, यानी राज्य में ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा वह कितना ही जी तोड़ मेहनत कर ले, वह अपना पेट भरने के लिए उतना कमा नहीं पा रहा है। ठीक है ना, उसकी जीवन यापन की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तभी वो भूखा होगा। तो ये भूखा होना मतलब आर्थिक क्षेत्र में भले वो आर्थिक समानता हो, ठीक है ना, स्वतंत्रता, तो भूखे रहने का मतलब क्या होगा कि उस व्यक्ति को उस राज्य में आर्थिक समानता या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, वहाँ पे भेदभाव है। ठीक है ना, व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता नहीं दी गई है। मत को यहाँ पे इंडिकेट करने चाहेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पे समझ लीजिए, मत जैसे मैंने पहले समझाया था कि राज्य के कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता। राज्य के कार्य मतलब मत देने का अधिकार, ये राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को दिए जाते हैं, तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता की जाती है उसके इस कार्य करने को।
तो यहाँ पे नेहरू जी इस बात को इंडिकेट करना यहाँ पे बता रहे हैं कि भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई महत्व नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति भूखा है, मतलब आर्थिक क्षेत्र की उसकी आर्थिक समानता स्वतंत्रता नहीं है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या करेगा, वापिस समझ लीजिए। यानी ये बताना चाह रहा हूँ कि जब व्यक्ति भूखा है, वह जरूरत की चीज़ें कमा नहीं पा रहा है, अगर आज कमाने जाएगा तो शाम का भोजन मिलेगा, तो उसको आज कहे कि आप वोट देने जाइए, तो वो उसका वोट देने का क्या मतलब उसको, जब वह अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा है, उसे आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बेरोजगारी का डर है, भय है, भूखमरी का भय है उसे, तो फिर वो मत दे के क्या करेगा। मतलब यही समझ गए होंगे कि भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई महत्व नहीं है। मतलब आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और समानता नहीं है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता उसे मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि जब व्यक्ति भूखा ही है तो उसे क्या आप वोट देने जाइए, इलेक्शन लड़िए, उसको क्या मतलब, जब उसे खुद का पेट ही नहीं भरा पा रहा है, पेट यानी उसकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तो राजनीतिक अधिकार स्वतंत्रता लेके उसका क्या भला होगा, वो क्या करेगा। ये बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। जो अपना पॉइंट है उस पर देख लीजिए, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, इस लाइन से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आर्थिक स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है, राज्य के अंदर आर्थिक व्यवस्था यानी आर्थिक समानता है और स्वतंत्रता प्राप्त है, तो बाकी स्वतंत्रता यानी कह सकते हैं विशेष स्पेशली राजनीतिक स्वतंत्रता का मूल्य रहेगा। अन्यथा उसे राजनीतिक स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन अगर व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता यानी उसे स्वतंत्र अधिकार देना, कहने का मतलब राज्य के कार्यों में भाग लेना, राज्य की सरकार की निंदा करना, ये कोई काम का नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको समझाने का यही मेरा प्रयास था। तो इस बात पे आगे देखिए, आर्थिक समानता के अभाव में, यानी आर्थिक समानता नहीं है, सभी को समान कह सकते हैं, मजदूरी के अलग अलग, कोई अमीर वर्ग ज़्यादा है, कोई गरीब, यानी जो गरीब है और गरीब हो रहा है, उसे अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पा रही है और कमा रहा है, फिर भी उसको पर्याप्त रूप में पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या होगा, अमीर वर्ग अमीर हो जाएगा और गरीब वर्ग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा, यानी ये एक गड्ढा हो जाएगा दोनों के बीच में। तो इस तरह से क्या होगा, समय ऐसा आएगा कि अमीरी वर्ग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो गरीब पर आधिपत्य कर लेंगे। तो मतलब जो उसे स्वतंत्रता प्राप्ति राजनीतिक आर्थिक या जो भी है वह दब जाएगी और उस अमीर व्यक्ति का उसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा और व्यक्ति जो है वो कर्ज में डूब जाएगा, गरीब व्यक्ति, और फिर वह उस अमीर व्यक्ति के आदेशों का पालन करेगा और इस तरह से उस व्यक्ति का शोषण हो सकता है। तो यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता मायने रखती है। ठीक है ना। इस बात को आगे और देखें, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। यानी रियलिटी क्या है कि अगर व्यक्ति को आर्थिक समानता मिलेगी तभी वास्तविक रूप में राजनीतिक स्वतंत्रता भी मायने रखती है, यानी इम्पोर्टेंट है उसका। तो इस बारे में लॉस्की ने ठीक ही कहा है कि यदि राज्य संपत्ति को अधीन नहीं रखता है तो समय ऐसा आएगा कि संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी। मतलब अगर राज्य आर्थिक समानता बनाए रखने का प्रयास नहीं करेगा, स्वतंत्र आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी और ये अमीरी गरीब का अगर फासला बढ़ता जाएगा तो जो निर्धन जो गरीब वर्ग है वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा और अमीरी वर्ग का दबदबा इतना हो जाएगा कि वह राष्ट्र के ऊपर हावी हो सकता है, पैसों के द्वारा राष्ट्र को नियंत्रण में कर सकता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था है वो एक अलोकतांत्रिक हो जाती है। तो यहाँ पे लॉस्की ये कह रहा है कि यदि राज्य संपत्ति के अधिकार स्वतंत्रता यानी इसके ऊपर संपत्ति की जो व्यवस्था है इस पर अगर नियंत्रण नहीं रखता है तो एक समय ऐसा आएगा कि संपत्ति है वो राज्य को नियंत्रण रखेगी। तो इसके तहत फिर व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आर्थिक स्वतंत्रता अगर नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता का मूल्य नहीं रहेगा, यानी निरर्थक हो जाएगी। तो इस तरह से आज का अपना ये जो टॉपिक था पूरा होता है और आई होप मैं ये मानता हूँ कि आपको ये आज का पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को लेकर, तो आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम इसके बाद जो पढ़ेंगे, ठीक है ना, 8 लेसन का 4 पार्ट होगा। तो इस 4 पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो स्वतंत्रता है और कानून दोनों में क्या संबंध है, स्वतंत्रता और कानून, इसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अप टू डेट रहना है और इससे संबंध में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं
और इससे संबंधित हैंड नोट हैं तो आप कॉलेज में आके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखिए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस रहें, ठीक है ना। तो इस बात से इसके साथ ही मैं अपना जो टॉपिक है वो समाप्त करना चाहूँगा। ध्यान रखिए, टेक केयर एंड थैंक यू।